हेलो गाइज, आपका स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोजाना हल करते हैं। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूरा ध्यान से देखें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? राम नरेश त्रिपाठी, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन या जगमोहन सिंह। तो इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी भारतेंदु युग के कवि नहीं है या भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। राम नरेश त्रिपाठी जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं। कब के हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। भारतेंदु युग के कवि कौन कौन है? तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास। ये सभी लोग किसके हैं? तो ये लोग भारतेंदु युग के कवि हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या निषेधवाचक वाक्य? तो देखिए, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है, ये वाक्य है मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक या एक से अधिक क्या हो? उपवाक्य हो, और जो उपवाक्य हो उस पर आश्रित हो। एक वाक्य हो और उस दूसरा वाक्य क्या हो? दूसरे पर आश्रित हो या उपवाक्य पर आश्रित हो, तो वो क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ठ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन है? तालु, कंठ, दंत या मूर्धा? तो देखिए, कंठ वर्ड से क्या बोला जाता है? तो क वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क वर्ग। क वर्ग से तात्पर्य है जैसे क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या है? क वर्ग से बोला जाता है। उसी प्रकार तालु से जो बोला जाता है च वर्ड बोला जाता है। च, छ, ज, झ, य। मूर्धन्य जो है, मूर्धन्य से ट वर्ड बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो देखिए, ठ जो है किसमें आया? ट वर्ग में। तो ट वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दंत से क्या बोला जाता है? तो दंत से बोला जाता है त वर्ड। त, थ, द, ध, न। ये जो वर्ड है बिना दांत के सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो जो दांतों के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें दंत वर्ड कहते हैं। जो तालु के सहायता से बोले जाते हैं उन्हें तालु वर्ड कहते हैं। जो कंठ यानी कि गले से बोले जाते हैं उन्हें कंठ कहते हैं, कंठ वर्ड। और जो मूर्धा से बोले जाते हैं उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठ जो है, ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा होगा। क्या होगा? मूर्धा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 25, 41, 19 या 91? तो देखिए, 25 क्या है? करेक्ट है। 41 जो है वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ल पे जो मात्रा है वो क्या रहेगा? बड़ी ई की मात्रा रहेगा। क्या रहेगा? बड़ी ई की मात्रा रहेगा। 41 जब लिखते समय ल पे जो मात्रा होगी वो क्या होगा? वो बड़ी ई की मात्रा होगी। क्या होगी? बड़ी ई की मात्रा होगी। अगर हमसे पूछे कि 41 के शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है, तो इसमें मात्रा अशुद्धि है। क्या है? मात्रा अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही नहीं है? चिल स्त्रीलिंग, संतान पुल्लिंग, समूह स्त्रीलिंग, प्रजा पुल्लिंग? तो देखिए, यहां क्या रहेगा? सही है। क्या रहेगा? सही है। क्योंकि कौन सा? चिल जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। चिल क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी सभी क्या है? गलत है। संतान जो है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। संतान क्या है? स्त्रीलिंग।
समूह क्या है? तो समूह जो है वो है पुल्लिंग। समूह क्या है? तो समूह है पुल्लिंग। प्रजा क्या है? तो प्रजा है स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर क्या होगा? कौन सा युग्म सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चील। चील जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? संयुक्ताक्षरों का अधिक, समास का बाहुल्य, ट वर्ण का अधिक प्रयोग, या फिर विभत्स रस की प्रधानता। तो देखिए कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, समास का बाहुल्य। क्या है? समास का बाहुल्य। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन प्लस एषण, अन प्लस एषण, अनु प्लस एषण, या अनु प्लस एषण। तो देखिए अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अनु प्लस एषण। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है। कौन सी संधि है? यण संधि है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। प्रति प्लस एक, ये किसका उदाहरण है? ये है प्रत्येक। किसका उदाहरण है? तो यण संधि का। इति प्लस आदि किसका उदाहरण है? तो इत्यादि जो है ये भी उदाहरण है यण संधि का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कर्ता के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सामान्यतः अकर्मक क्रिया में विभक्ति नहीं लगती है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए कर्ता के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ये तीनों क्या है? ये तीनों सही है। कर्ता का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? ने। क्या होता है? ने। कर्म का क्या होता है? तो को। करण का से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए। ये सब क्या है? ये सब कारक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? शिव पूजन सहाय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु। तो देखिए इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध बिहार से नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे इनका संबंध बिहार से नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, अशोक के फूल। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर लिखा गया है, या किसके जीवन पर लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देखिए आवारा मसीहा लिखने वाले हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा को लिखने वाले कौन है? विष्णु प्रभाकर। और किसके जीवन पर लिखा गया है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगर हमसे पूछता कि आवारा मसीहा किसने लिखा है, तो होता विष्णु प्रभाकर। किसके जीवन पर लिखा गया है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हमें सब पता होना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा हम उसका आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। कथन का संबंध है। कहानी का प्लॉट, पूछ की रात, कफन, या महुए का पेड़।
तो देखिए, सचमुच अमीरी का कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। यह कथन का संबंध किससे है? कहानी का प्लॉट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कहानी का प्लॉट किसने लिखा है? तो इसको लिखे हैं शिव पूजन सहाय द्वारा लिखी गई क्या है? कहानी है। कफन पूस की रात किसकी रचना है? प्रेमचंद की कहानी है। और महुए का पेड़ जो है ये मार्कंडे द्वारा लिखा गया कहानी है। हमने सभी के रचनाकार का नाम जान लिया। और ये पंक्ति जो दी गई है, ये पंक्ति है कहानी का प्लॉट, कहानी से ली गई है, जिसके रचयिताकार शिव पूजन सहाय हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? नाच्यो बहुत गोपाल, अमृत और विष, खंजन नयन, मानस का हंस। तो देखिए, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाए हैं? तो वो बनाए हैं खंजन नयन। किसके? खंजन नयन। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। इसके कथानायक कौन है? खंजन नयन के कथानायक कौन है? तो सूरदास हैं। कौन है? सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? हरिश्चंद्र चंद्रिका, शुभचिंतक, बाला बोधनी या उचित वक्ता? तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम है बाला बोधिनी। क्या नाम है? बाला बोधिनी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कबीरदास, कुशल कुशल ही पूछते कुशल रहा न कोय, जायसी, पीयू सो कहू संदेशड़ा हे भौरा हे काग, तुलसीदास, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, सूरदास, ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरौगी। तो हमें क्या बताना है? कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सूरदास। ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये सूरदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये पंक्ति लिखी गई है रसखान द्वारा। किसके द्वारा? रसखान द्वारा। रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। क्या था? सैयद इब्राहिम। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी वन गोधन ग्वालन संग फिरौगी, ये पंक्ति लिखे हैं कौन? रसखान। रसखान का जो मूल नाम था वो था सैयद इब्राहिम। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र मूली, अभिमन्यु अनंत, बिहारी बेखबर या दीपचंद बिहारी? तो देखिए, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है अभिमन्यु अनंत को। किसे? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। इनके पूर्वज भारत से थे। इनको मॉरिशस के हिंदी कथानक साहित्य का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे दमन और अत्याचार के खिलाफ आवाज भी उठाई है। इनकी रचना देखिए है, नहीं नदी बहती रही, आंदोलन, एक बीघा प्यार, जम गया सूरज, लाल पसीना, शेफाली, ये सब क्या है? इनके उपन्यास है। किसके? अभिमन्यु अनंत के। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। हमें बताना है कि प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए, हम सभी का प्रकाशन वर्ष जान लेते हैं। तो राजश्री 1915 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1915 में। स्कंदगुप्त कब लिखा गया था? तो 1928 में। कब लिखा गया था? 1928 में। चंद्रगुप्त कब लिखा गया था? 1931 में। ध्रुव स्वामिनी कब लिखा गया था? 1933 में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि
बढ़ते क्रम में पूछा था, और बढ़ते क्रम में जो है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि पहला 1915, 1928, 1931 और 1933 में लिखा गया था। अगर हमसे पूछता कि घटते क्रम में, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन अगर हमसे बढ़ते क्रम में पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, 16, 14, 15 या 12। तो देखिए कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। कितने, 15 सर्ग हैं। कामायनी किसकी रचना है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसमें 15 सर्ग है। 15 सर्गों के नाम भी अलग अलग हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहले चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा है चौथा क्या है, काम, पांचवा है वासना, छठा है लज्जा, सातवां है कर्म, आठवां है ईर्ष्या, नौवां है ईड़ा, 10वां है स्वप्न, 11 है संघर्ष, 12 क्या है निर्वेद, 13 है दर्शन, 14 है रहस्य और 15 क्या है आनंद। ये सभी 15 सर्गों के नाम है। कामायनी में 15 सर्ग है। 15 सर्गों के हमने नाम भी बता दिया आप लोगों को। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सही है। सत्यवती कथा, इंसा अल्लाह खां, ये क्या है, गलत है। चंदायन, मुल्ला दाऊद, ये सही है। मधुमालती मंझन, ये भी सही। हमसे पूछा था सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सत्यवती कथा इंसा अल्लाह खां ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था, ईश्वर दास ने। किसने लिखा था, ईश्वर दास ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है। कफन, तावान, अलग्योज्या, पूस की रात। तो प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है, तो प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी है कफन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। अगर यही पूछता कि प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो है मंगल सूत्र। या अधूरा रचना कौन सा है, तो वो है मंगल सूत्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, कफन, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि अंतिम कहानी जो थी वो कौन थी, तो वो थी कफन, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद्र ने लगभग 300 कहानी लिखी है। प्रेमचंद्र को ही कहानी का क्या कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किसने किया। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या गारसा दत्तासी। तो देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास किए थे गारसा दत्तासी। किसने किया था, गारसा दत्तासी ने। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इनके रचना का क्या नाम था, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तेवार द ला लेतुएतर एंदुई एंदुस्तानी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। हमें बताना है कि माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होगा। छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, ये क्या है, सही है। शब्द एवं शुक्ति भंडार में वृद्धि करना, ये भी सही है। सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, ये भी सही है। व्याकरण पढ़ाने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति, ये क्या है, गलत। पढ़ाई को कभी भी बोझ से नहीं जोड़ना है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। हमसे क्या पूछा था कि नहीं है, जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। मित्र होकर शत्रुता करना, भले बुरे का
भले बुरे के साथ समान व्यवहार करना, धनवान मूर्ख या समझ से काम करना। तो देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ होता है धनवान मूर्ख। क्या होता है? धनवान मूर्ख। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1880 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1839 ईस्वी या 1957 ईस्वी। तो देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1800 ईस्वी। क्या हुई थी? 1800 ईस्वी रहेगा यहाँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है। किसने इसकी स्थापना की थी? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने इसकी स्थापना की थी। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या थे? हिंदी के प्रधानाध्यापक थे। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। जिसकी किस जगह पे हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। किसने किया था? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, विठलनाथ, सूरदास या शंकराचार्य। तो देखिए, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। वल्लभाचार्य के 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। कौन थे? गोपीनाथ और विठलनाथ। अष्टछाप कवियों में क्या था? कुछ वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कुछ विठलनाथ के। मतलब 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 विठलनाथ के। अगर हमसे पूछे कि अष्टछाप कवियों का स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1956 ईस्वी, 1954 ईस्वी, 1960 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो देखिए, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 ईस्वी। क्या होगा? 1954 ईस्वी। मैला आंचल जो है वो किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु ने सबसे पहले आंचलिक उपन्यास लिखा था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1954 ईस्वी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।